4 घंटे बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे वो वक्त है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। 6 से 7 चरणों में 6 to 7 फेजेस में चुनाव कराए जा सकते हैं। 18 से 20 अप्रैल के बीच पहले चरण की वोटिंग होगी, जो कि जानकारी मिल रही है, और मई के आखिरी हफ्ते में नतीजे संभव हैं। मई का आखिरी हफ्ता इस बार का चुनाव 2024 का चुनाव कई मायनों में अलग भी है, पॉलिटिकल इक्वेशन अलग है, लेकिन अब देखना होगा कि तारीखों का ऐलान क्या होता है, किन किन चरणों में चुनाव होते हैं। 3 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी हर राज्य की कि कहां-कहां कितने चरण में चुनाव होंगे। तो आज का बहुत बड़ा दिन है, चुनावी तारीखों का, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों पर टीवी9 भारतवर्ष पर महा कवरेज जारी है, और इन सब के बीच टीवी9 भारतवर्ष पर ठीक 12 बजे से देश का ओपिनियन पोल शुरू हो जाएगा। हमारा ये ओपिनियन पोल सबसे अलग और बेहद खास है। कैसे, यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखिए, टीवी9 भारतवर्ष की गारंटी सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। ये 20 लाख से अधिक का हमारा सैंपल साइज है। पीपल्स इनसाइट, पोलस्ट्रेट और टीवी9 का सबसे विश्वसनीय गारंटी वाला ओपिनियन पोल है। और तीसरी बड़ी बात क्या है हमारे ओपिनियन पोल को लेकर, यह आप जानिए। देश की सभी 543 यानी कि 543 सीट्स का ओपिनियन पोल आपके सामने हम रखने वाले। चौथी बड़ी बात, एक लोकसभा सीट के अंदर सभी विधानसभा के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, यानी कोई भी अछूता नहीं रहने वाला है। और पांचवी बड़ी बात, हर वर्ग के सैंपल साइज के साथ ये हमने ओपिनियन पोल किया है। मतलब मसलन युवा क्या सोचता है, इसके अलावा जो दूसरे जो उम्र के लोग हैं, यानी हर एज ग्रुप का हमने सैंपल साइज यहां कलेक्ट किया है। तो हैशटैग टीवी9 ओपिनियन पोल दोपहर 12 बजे से लगातार जो कवरेज है वो हमारी जारी है, और बस कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है। और बड़ी बात यह कि आप भी जुड़ पाएंगे इस ओपिनियन पोल के साथ, सवाल रख पाएंगे। दिल्ली का ओपिनियन पोल क्यों है खास, दिल्ली के ओपिनियन पोल से आपको बताते हैं कि इसमें क्या खासियत है। जो बड़ी बात यह है कि टीवी9 ओपिनियन पोल में केजरीवाल कांग्रेस गठबंधन से दिल्ली की किस सीट पर कड़ा मुकाबला है, यह पता लग पाएगा दोपहर 12 बजे। दिल्ली में 6 नए उम्मीदवार उतारने से क्या बीजेपी को फायदा होगा चुनावों में, यह भी ओपिनियन पोल के जरिए कुछ बात निकलकर सामने आएगी। पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट कटना क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वहां पर उनका जनाधार बढ़ गया था। अब 2024 में भी दिल्ली की सभी 7 सीटें क्या बीजेपी जीत रही है, क्योंकि 2019 में बीजेपी सभी 7 सीटें जीत चुकी थी। तो ये दिल्ली का है हाल, क्योंकि समीकरण भी बदल गए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब साथ है, और ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली का ओपिनियन पोल क्या होता है। दोपहर 12 बजे का इंतजार कीजिए। बिल्कुल, और वहीं देखिए, इसी हिंदी बेल्ट में एक अहम राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल क्यों खास रहने वाला है, यह भी आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश में इस बार मोदी मैजिक चल रहा है या फिर नहीं, यह आप जान पाएंगे। बीजेपी अपने टारगेट 29 यानी कि सभी लोकसभा सीटों के पास है या फिर इससे दूर नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। छिंदवाड़ा में इस बार क्या होगा, कांग्रेस की राह यहां पर आसान है या फिर मुश्किल है। आखिर कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ, जिनका गढ़ है ये, वहां पर क्या होने वाला है। नए सीएम बनाने से बीजेपी के वोट प्रतिशत में क्या इजाफा हो रहा है इस बार, क्या इसका फर्क, क्या इसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल पर आपकी नजर रहना बेहद जरूरी है। और देखिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ईशान राजीव त्यागी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ शुभम गुप्ता है, जो कि भोपाल से लाइव हैं। आनंद पांडे हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुभम, मैं आपका रुख करता हूं। देखिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो टारगेट है वो 370 प्लस का, और एनडीए के लिए 400 प्लस का सेट किया गया, जिसमें सभी जो 29 सीटें हैं वो बीजेपी के लिए खास मायने रखती है। मध्य प्रदेश के इस बार बीजेपी की सत्ता बनी और मोहन यादव यहां पर मुख्यमंत्री बने, क्या असर, क्या फर्क वहां पर आपको पड़ता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए करुणा, अगर आप 2014 का चुनाव देखें तो 29 में से 27 सीट बीजेपी ने जीती, 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें, और हाल ही में जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ है 230 में से 163 सीटें बीजेपी ने जीती है। दिसंबर में नतीजे आए हैं और अब आप देखिए कि चुनाव होने जा रहा है, आज तारीखों का ऐलान है। ऐसे में जो तस्वीर दिखाई देती है, जो ग्राउंड पर अगर आप इसे कहें तो लगता है कि सीधे सीधे बीजेपी जो है वो 28 सीटों पर तो जीत दर्ज करेगी, मगर एक सीट जो छिंदवाड़ा है उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल ज़रूर दिखाई देती है फिलहाल। बिल्कुल शुभम, आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। ईशान राजीव त्यागी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ईशान राजीव त्यागी जी, सवाल तो मेरा आपसे भी बड़ा अहम बनता है, क्योंकि आज देखिए 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और हम यहां पर देख रहे हैं कि एनडीए कम से कम चुनाव की तैयारी को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी इंडिया अलायंस में पेच फंसा हुआ है। कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पेच अगर किसी का फंसा हुआ है तो वो एनडीए का फंसा हुआ है, और एनडीए मतलब नेशनल डाकू अलायंस। हमने देखा किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करके एक डाकू की तरह लूट और खसोट मचाई गई, और लूट के बाद उसको बाकी कंपनियों को धंधा दिया गया। खैर, बहरहाल उस बात को छोड़िए। फिलहाल आपने पूछा कि पेच फंसा हुआ है। देखिए, पेच अगर किसी का फंसा हुआ है वो तो एनडीए का फंसा हुआ है। मैं अपने गठबंधन की बात कर सकता हूँ। इंडिया गठबंधन की स्थिति बिहार में बड़ी मजबूत है, और बिहार में हमारी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, हमने डिक्लेयर भी कर दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हमारा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है सबके। उसके बाद दिल्ली में हमारे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके सामने आ गया है। हम क्लियर है अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे। जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं, जब हम केरला की बात करते हैं, जब हम कर्नाटक की बात करते हैं, जब हम तेलंगाना की बात करते हैं, तो इंडिया जो गठबंधन है हमारा, उसका जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो सभी राज्यों में आ गया है। महाराष्ट्र में बचा है और उस पर भी बात चल रही है। बड़ी टिप्पणी की है आपने ईशान राजीव त्यागी। दूसरी बात, सुन लीजिए मेरी पूरी बात। अब मेरी बात सुन लीजिए। अब आप एनडीए की बात करिए। एनडीए का बिहार में नहीं पता कि वो एलजेपी को कितनी सीट दे रही है, कौन सी एलजेपी को सीट दे रही है, क्योंकि 2 एलजेपी भी है वहां पर भी। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में एनडीए बताए कितनी सीट राजभर जी को दे रही है, कितनी सीट अपने अन्य दलों को दे रही है, अपना दल को दे रही है। और साथ में महाराष्ट्र में साउथ में क्या होगा, कर्नाटक में क्या होगा? कर्नाटक में पिछली दफा हमने देखा 28 में से 25 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, और आज वहीं से फिर से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं कर्नाटक में, जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, जो उनका गढ़ है, और जहां पर 2019 में मल्लिकार्जुन खड़गे को हार का सामना करना पड़ गया था, कलबुर्गी जिसे गुलबर्गा भी कहा जाता है, वहां से आज शुरुआत कर रहे हैं। जब 2022 में जो चुनाव हुए थे कर्नाटक के, जब उसका रिजल्ट आया था, तो किस तरह से जनता ने, वहां की जनता जनार्दन ने बीजेपी को सिरे से नकार दिया था, और उनका जो 40% कमीशन का जो उनपे आरोप लगे हुए थे वो सही साबित हुए और वो जनता में स्टिक किए। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारी पार्टी की जो सरकारें हैं हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में, जिस तरह से आम जनमानस के मुद्दे उठाकर और उनको सॉल्व करने का काम कर रही है, उनके हित में काम कर रही है। बड़ा दम भर रहे हैं कर्नाटक ईशान राजीव त्यागी साहब। ठीक, ईशान राजीव त्यागी साहब, हम बहुमत में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बात आपने कह दी, बड़ी बात आपने कह दी कि आप साउथ में बहुमत में आ रहे हैं और बड़ा दम भर रहे हैं, जीत की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन अनिला सिंह जी, ईशान राजीव त्यागी ने एक बड़ी टिप्पणी की कि एनडीए का मतलब नेशनल डाकू अलायंस है। ना आपकी बिहार में स्थिति कंफर्म है, एलजेपी को लेकर डावाडोल स्थिति है, आप अपने ही गतिरोध में उलझे हुए हैं। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? मेरी सबको राम राम। और हमारी चिंता छोड़ दीजिए। बिहार में जो है एलजेपी साथ आ रही है, कितनी सीटें हम दे रहे हैं, कितनी नहीं दे रहे हैं, वो एनडीए का परिवार है, वो एनडीए जो है अपने आपस में सुलझा लेगा। आप अपनी देखिए ना। बिहार में आप कहाँ हैं साहब? दिखाई नहीं दे रहे। बंगाल में आप कहाँ हैं साहब? दिखाई नहीं दे रहे। चिंता अपनी करिए। ये जो ठगबंधनों का एक बंधन बना है, जिसको आप लोग गठबंधन बोलते हैं, इंडिया अलायंस बोलते हैं, वो कहाँ है? उसकी जमीन कहाँ है? खिसक गई है जमीन। भारतवर्ष की जो जनता है ना, वो देख रही है, निरंतर 10 वर्ष से देख रही है कि कौन सा नेता जो है निरंतर उनके लिए कार्य कर रहा है, विश्व में किस प्रकार से भारत का नाम उजागर कर रहा है, आस्था का सम्मान हो, विकास का काम हो, महिला
को सशक्त करना हो, किसान को मजबूत करना हो, युवा को रोजगार देना हो, जी, निरंतर अगर काम हो रहा है तो गरीब का कल्याण हो रहा है, उद्योगों को नई राह दिखाई जा रही है और आपको परेशानी हो रही है। आप हमें डाकू बोल रहे हैं? चिट्ठा खोलूं कांग्रेस पार्टी का जवाहरलाल नेहरू जी से लेके अब तक का बात क्या कर रहे हैं आप? कौन से डाके की बात कर रहे हैं आप? हाँ? आप लोगों की तो अपनी हालत देखो। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चंदे की भी बात करें, आपसे आगे तो टीएमसी है। तो ये दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी में तो कॉन्फिडेंस जो है लोगों का रहा ही नहीं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो उद्योगपति हो। अपने गिरेबान में साहब झांकिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से 2024 में फिर से सरकार बनाने वाली है। नरेंद्र मोदी जी वर्सेस ऑल जो किया था, वो ऑल जो है ना, पता नहीं कहां पे गायब हो चुके हैं और केवल नरेंद्र मोदी जी के साथ भारतवर्ष की जनता खड़ी हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है नीलेश जी, यानी कि आपको काफी कॉन्फिडेंस नजर आता है। जो आपका 370 प्लस और 400 प्लस का जो टारगेट है उसकी तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन निवान शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। निवान, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आज क्या हुआ ये तो आप जानते हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट से 15,000 के निजी मुचलके में जो दिल्ली शराब घोटाला मामला है उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। और इससे पहले जो शो था इसमें बीजेपी की तरफ से निशाना भी साधा गया कि देखिए जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करते थे, आज उसी एक मामले में 15,000 का निजी मुचलका और जमानत मिलती है। तो ये क्या आपके खिलाफ जाता हुआ नजर आएगा एन लोकसभा चुनाव से पहले? सर देखिए, आज हमारे साथ पैनल पे एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो पार्टी अपने विरोधियों को खत्म करने पे तुली हुई है। हर वो आवाज जो इनके खिलाफ उठना चाहती है, जो इनके विपक्ष में खड़ी होती है, उसको ये दबाने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। पिछले 10 साल में जिसने कुछ भी नहीं किया और केवल एक बबल बना के, मीडिया मैनेजमेंट करके, एक गुब्बारा बना के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश किया, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं ये। अगर आप इनसे पूछ लेंगे कि इन्होंने पिछले 9 साल में क्या किया, इनके पास कोई जवाब नहीं है। हर रोज ये सुबह आकर ये कुछ ना कुछ नया ऐसा मुद्दा देने की कोशिश करते हैं जिसकी अभी इस चुनाव से कोई रेलेवेंसी नहीं है। ये बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, जिसका इस चुनाव से कोई रेलेवेंस नहीं है। ये बोलते हैं विमेंस महिला आरक्षण बिल, जिसका इस चुनाव से कोई रेलेवेंस नहीं है। ये बोलते हैं सीए, जिसका इस चुनाव से कोई रेलेवेंस नहीं है। जनता इनसे ये पूछ रही है, आप 9 साल से सरकार में हैं, आपने इकोनॉमिक कंडीशन के लिए देश के लोगों के लिए जो इस समय बेरोजगार हैं, जो भुखमरी की तादाद आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बिजनेस नहीं है, निवान शर्मा जी, जिनके पास जॉब्स नहीं है, उनके लिए क्या किया आप बताइए। ठीक है, विपक्ष इस बार बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मुद्दा बना रहा है लोकसभा चुनाव में। आपने बड़ा आरोप भी लगा दिया कि जो बीजेपी है वो विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है।